प्रश्न पत्र षष्ठम के चैप्टर से देवनागरी लिपि में सुधार के सुझाव आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मैं रमेश कुमार कंवर, सहायक अध्यापक, शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय अमलागढ़ चौकी जिला नंदगांव। तो लीजिए आपके सामने देवनागरी लिपि में सुधार के सुझाव मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों, ऐसे संसार में जितनी भी भाषाएं हैं 2997 के आसपास लगभग है। इस सारी भाषा की जो लिपि है वह वैज्ञानिक नहीं है। संसार की अन्य भाषाओं की अपेक्षा हमारी देवनागरी लिपि बहुत कुछ वैज्ञानिक है। फिर भी इसमें सुधार के सुझाव या सुधार के प्रयास समय समय पर भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा होता रहा। जैसे महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर, इसके अलावा और बहुत से जो भाषा विज्ञानविद हैं, उन्होंने ये देवनागरी लिपि में सुधार के सुझाव दिए थे। फिर भी अपेक्षित सुधार देवनागरी लिपि में नहीं हो पाया है। अब चलिए देखते हैं, इसमें कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनको दूर करने से देवनागरी लिपि वैज्ञानिक हो सकता है बस विश्व की अन्य भाषाओं की अपेक्षा। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी नागरी लिपि जो है नागरी लिपि को वर्णनात्मक होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। हमारी नागरी लिपि अक्षरिक है, अर्थात हम किसी भी जैसे क, ख, ग इत्यादि को ले तो इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। वर्णनात्मक का मतलब दो मिला जुला नहीं होना चाहिए, जैसे अंग्रेजी में एक ही है, परंतु हमारी देवनागरी लिपि में क, ख, ग आदि जो व्यंजन है वह अक्षरिक है। इसके लिए प्रयास करना तो बहुत मुश्किल है अक्षरिक बनाने के लिए। दूसरी बात, नागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह या एक चिन्ह के लिए एक ध्वनि होनी चाहिए, परंतु हमारे नागरी लिपि में देखते हैं तो कुछ ध्वनियाँ दो हैं। उदाहरण के लिए एक तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे अना और अना, आ इस प्रकार से बहुत सारी ध्वनियाँ हैं जो एक ध्वनि के लिए अर्थात एक आवाज के लिए दो चिन्ह इसके प्रतीक के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में इनको वैज्ञानिक बनाने के लिए इनमें से एक अना को हटा दिया जाए और एक आ को हटा दिया जाए, अर्थात अना और आ को अपना दिया जाए तो बहुत कुछ वैज्ञानिक हो सकता है। उसी प्रकार और देखते हैं दोस्तों, देवनागरी लिपि में बहुत सारे शब्द जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वह हमें भ्रम उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए खाना, और इसी को कई लोग लिखते हैं रवाना। तो इसको क्या करना चाहिए, जब कई लोग इसको खाना बोलते हैं, खाना नहीं है, ये है रवाना, माने जाना होता है। खाना माने किसी वस्तु को, भोजन को, किसी फल वगैरह को खाना होता है। यदि ये रा और वा को नीचे से जोड़ दिया जाए ऐसा, तो यह वैज्ञानिक हो सकता है। ये तो ये हो गया। इसके अलावा हमारे देवनागरी लिपि में र की 4 स्थिति है।
र जो है इसकी 4 स्थिति है। 4 स्थिति में हम किसको लिखें? उदाहरण के लिए एक ये हो गया रा, फिर अरा, फिर रारिफ, फिर री, फिर ऐसा। 3-4 स्थिति है। 3-4 स्थितियों में अब हमको उदाहरण के लिए नम्र लिखना है। ये ठीक है, न में म में रा की मात्रा लग गया, और धर्म लिखना है, ऊपर लग जाता है। फिर ऋषि लिखना है, ये नीचे लग गया है। उसी प्रकार ट्रक लिखना है, तो टा में अरा की मात्रा ऐसा लगता है। अब समस्या ये है कि इन 4 रा में से, चारों रा में से या चारों रा का प्रयोग हम करेंगे तो कई लोगों को या कई लोगों का वर्तनी अशुद्धि हो जाया करता है। इसलिए इन सब में से बाकी अरा, राग, री, एक रा को छोड़ करके एक रा को अपना ले तो देवनागरी लिपि बहुत कुछ वैज्ञानिक हो सकता है। उसी प्रकार और देखिए, राग की मात्रा, किसी रा की मात्रा कहीं का कहीं लग जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं धर्म। आप इसको पढ़ के देखिए, रा की मात्रा कहाँ पड़ता है? ध और माँ के बीच में पड़ता है। ध, ये राग की मात्रा जो है ध और माँ के बीच में पड़ता है, पर इसको लगाते हैं इसमें माँ में लगाते हैं। ध राग बीच में आएगा, जबकि लिखते हैं हम ऊपर। उसी प्रकार से और सुझाव देना चाहूँगा कि जिस क्रम में देवनागरी की स्वर या मात्रा कहा जाए, बाएं से दाएं लिखते हैं हम लोग, ऐसा लिखते जाते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, परंतु उसकी मात्राएं, कुछ मात्राएं कहीं ऊपर, जैसे उदाहरण के लिए का लिख रहा हूं, कहीं ऊपर जाता है, कहीं ऊपर घसक के, या कहीं नीचे तू, कहीं उधर घूमता है तू, कहीं ऊपर ऐसा। इसको भी क्या होना चाहिए? जिस क्रम में हम लोग पढ़ते हैं उसी क्रम में इनकी मात्राओं को लिखा जाना चाहिए, तब कहीं नागरी लिपि वैज्ञानिक बन सकता है। इसके अलावा और देखते हैं कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिसके ऊपर गुजराती लिपि का प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, गुजराती लिपि में क्या होता है? शिरोरेखा नहीं होता है। शिरोरेखा का तात्पर्य होता है देवनागरी लिपि में ऊपर जो आड़ा लिपि खींचते हैं ऐसा, उसको शिरोरेखा कहते हैं। परंतु कुछ हमारे विद्यार्थी भी हैं, कुछ लोग भी हैं जो बिना शिरोरेखा के लिख देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये लिखा हुआ है भारत, उसी प्रकार मैं लिख रहा हूँ धान, अब इसमें नहीं रहा तो उसको धा पढ़ेंगे। बिना शिरोरेखा के बहुत कुछ गलतियाँ हो जाया करती है। इसलिए नागरी लिपि लिखते समय ऊपर में शिरोरेखा विहीन शब्द का या अक्षर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और साथियों देखिए, कई देवनागरी लिपि जो है, अभी कहा था शुरुआत में, एक स्वर के लिए एक चिन्ह या एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह और एक चिन्ह के लिए एक ही ध्वनि होना चाहिए।
और उसको पढ़ने का भ्रम भी नहीं होना चाहिए। परंतु नागरी लिपि में बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जिसको पढ़ने और लिखने में भ्रम होता है। उदाहरण मैं बता रहा हूँ, माँ और मान लीजिए भा, यदि सीधा रेखा नहीं रहेगा, और उसी प्रकार घा और धा ऐसे नहीं कहते हैं ऊपर, और बहुत सारे। तो यदि इसको हम सीधा रेखा यहाँ ऐसे कर दें और भा में गुंडी बांध दें साथ, तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये माँ है और ये भा है। उसी प्रकार घा और धा में घा को सीधा रेखा ऊपर में सीधा रेखा डाल दें और धा उसमें भी डालना सीधा रेखा, परंतु इसको गुंडी बना दें तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये घा है और ये घा है। इसके अलावा साथियों अभी और बहुत सारे आएंगे। उदाहरण के लिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के कारण भी नागरी लिपि में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। उदाहरण ज़्यादा नहीं बताऊंगा, एक एक दो बता रहा हूँ। स्रा, ज्ञा, त्रा, ध्या, बस इतने लेता हूँ, है तो बहुत। अब इस प्रकार से इसको हम कैसे लिखें, क्योंकि जस्रा, ज्ञा, त्रा, ध्या ऐसा है, तो कई लोग क्या लिखते हैं इसको ऐसा लिखते हैं, तो कई लोग इसको स्रा, ज्ञा को कई लोग ऐसा ज्ञा लिखते हैं, तो कई लोग ऐसा ज्ञा लिखते हैं। उसी प्रकार त्रा को कई लोग ऐसे लिख देते हैं, तो कई लोग ऐसा लिख देते हैं। ध्या को कई लोग ऐसे लिखते हैं, तो कई लोग ऐसा लिखते हैं। अब दुविधा की स्थिति ये है कि हम ये स्रा, ज्ञा, त्रा और ध्या को लें कि स्रा, ज्ञा, त्रा और ध्या को लें। अच्छा है यदि नागरी लिपि को वैज्ञानिक बनाना है तो ऊपर की 4 दर्शन वाला उनका संयुक्त व्यंजन है, उनको छोड़ करके ये वाला नीचे वाला यदि ले लिया जाए तो हमारा नागरी लिपि जो है बहुत कुछ सुधर सकता है। इसके अलावा अभी तक मेरे ध्यान में आया है कि 2 ऐसे व्यंजन हैं, ना तो उसको व्यंजन ढंग से कहा जा सकता और ना ही स्वर कहा जा सकता। हमारे नागरी लिपि में हालांकि व्यंजन की गिनती कर लेते हैं, परंतु उसके लिए एक से अधिक चिन्ह होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि न तो उसको स्वर कहा जा सकता और न ही व्यंजन। वो 2 उदाहरण है, वा, वा और या। वा और या की स्थिति स्वर में भी गिनती होती है, व्यंजन में भी गिनती होती है। तो हम स्वर माने कि व्यंजन माने? देखिए ये स्वर की ओर ज़्यादा झुका हुआ है, स्वर की ओर अभी बताऊंगा कैसे। ये स्वर की ओर वा और या दोनों की स्थिति बड़े विवेचनक। ये स्वर की ओर ज़्यादा झुका हुआ है और व्यंजन की ओर कम, पर माने किस में? किसी एक में मानना पड़ेगा। अब चलिए कैसे स्वर की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। अब देखिए लिखा हूँ मैं क्या, वा। इसको आप पढ़ के बताइए क्या आएगा उच्चारण में। पहले ऊ पहले आएगा, उवा ऐसा होता है, उसके बाद ही वा होता है। पहले स्वर आता है ऊ, बाकी व्यंजन में गा गा इसमें नहीं आता। ये 2 ही हैं जिसमें पहली स्वर आता है। वा कहेंगे तो ऊ पहले आएगा। उसी प्रकार या को कहें तो या में ई पहले आएगा। क्या आएगा? ई उसके बाद या आएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये स्वर के ज़्यादा नज़दीक है, व्यंजन के से ज़्यादा दूरी, क्योंकि इसके उच्चारण में
स्वर शुरुआत होता है स्वर से। उवा, वा, या बिना ई बोले या बिना ऊ बोले हुआ नहीं बोल सकते, और बिना ई बोले या आप नहीं कह सकते, तो ये भी बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात देखिए, वा और बा, वा और बा के वर्तमान लेखन में अक्सर गलती हो जाया करती। इसलिए जैसे मान लीजिए व्याकरण, और कई लोग इसी को लिखते हैं व्याकरण, वा और बा दोनों एक में व्याकरण, तो कई लोग लिखते हैं व्याकरण, जबकि नागरी लिपि एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह स्वीकार करता है। यहाँ दो कैसे हो रहा है, वह भी हो रहा है, वह भी हो रहा है, वह भी हो रहा है, बा। इसलिए इसको चिन्हांकित करने के लिए, पहचान बनाने के लिए मध्यकाल में वा के नीचे ऐसा बिंदी लगा दिया जाता था। यदि ऐसा चिन्ह लगा दे तो वा बा में ऐसा भी नहीं करेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये है वा और ये बा है। इसके अलावा देखिए, अरबी से हमारे पास फारसी से हमारे पास 5 शब्द आए हैं जिनमें नुक्ता लगता है। नुक्ता लगता है वो व्यंजन है का, खा, गा, जा, हाँ। ये फारसी का है, जो बिंदु दिखा रहा हूं इसी को कहते हैं नुक्ता। क्योंकि हमारे नागरी लिपि में भी कुछ कुछ व्यंजन है जिसमें ये नुक्ता का प्रयोग किया गया है, और फारसी में पूरा नुक्ता ही वाले। उदाहरण हमारे नागरी में बता रहा हूँ, ढा और अढ़ा, अढ़ा नुक्ता है। उसी प्रकार डा और अड़ा, अड़ा नुक्ता है। और बता रहा हूं अंगा, ये अंगा भी नुक्ता है। तो ये फारसी का शब्द है जिसको लोग बाग नजरअंदाज करते हुए बोलते भी हैं और लिखते भी। उदाहरण के लिए, कोई आदमी मर जाता है तो उसको जो ढकते हैं नए कपड़ा, उसको कहते हैं कफन, 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 कफन कहते हैं ढकने कपड़े को। परंतु अज्ञानतावश यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी इस नुक्ता को न लगा करके ऐसे बिना नुक्ता के लिख देते हैं और कहते हैं कफन। इसके अलावा अंग्रेजी ने भी हमारे नागरी लिपि को प्रभावित किया। मध्यकाल तक जब कोई भी कवि कविता लिखता था तो पंक्ति के अंतिम में एक पाई या 2 पाई लगाया करते थे। आप रामचरितमानस देख लीजिए, मलिक मज्जासी क्या पद्मावत देख लीजिए, अंत में 1 पाई या 2 पाई का प्रयोग हुआ है। परंतु जब से हमारे देश में अर्थात 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए और उनके संपर्क में आने के बाद हम उनके अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आ गए, तो उनकी अंग्रेजी भाषा ने भी हमारी नागरी लिपि को प्रभावित किया है। आज एक पंक्ति के अंत में ऐसा न लगा कर फुल स्टॉप लगाते हैं, ऐसा फुल स्टॉप लगाते हैं। और अंग्रेजी ने क्या प्रभावित किया हमें, इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ऐसा कोई शब्द शुरुआत करते हैं तो क्लोज, ऐसे ये भी अंग्रेजी ने हमें प्रभावित किया। इसके अलावा सिंगल वाला पुनर्निवेश कहते हैं जिसको, ये भी कहाँ से आया, अंग्रेजी से आया। इसके अलावा अर्धविराम, अर्धविराम यानी बहुत सारी बातें हैं जिसने नागरी लिपि को अंग्रेजी भाषा ने प्रभावित किया। तो साथियों,
आप लोग पंक्ति के अंत में एक खड़ी पाई या दो खड़ी पाई ही लगाएं तो उचित होगा, न कि फुल स्टॉप। अंग्रेजी फुल स्टॉप कहते हैं, वो फुल स्टॉप न लगाएं तो बेहतर होगा। इससे नागरिक लिपि वैज्ञानिक हो सकता है।